हेलो एवरीवन, दिस इज जीरो केमिस्ट्री। आज हम यहाँ पर नए 19 जुलाई 2021 में शिफ्ट 2 वाला पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अभी तक हम इससे पहले वाले सारे पेपर सॉल्व कर चुके हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर होने वाला है, ये तो आपका आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज द इंडेक्स फिंगर रिप्रेजेंट इन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। देखो, लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल दोनों पढ़ने हैं आपको। बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो फ्लेमिंग के जो बाएं हाथ का नियम है उसमें तर्जनी की उंगली क्या दिखाती है, सबको पता है। बस तर्जनी की उंगली क्या दिखाती है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिखाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम, दोनों को दोनों याद करने हैं आपको। ठीक है ना, यहाँ से क्वेश्चन हर पेपर में बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी आपका आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था। ये भी आपका आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था। ये वाला देखते हैं। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग आर द पार्ट्स ऑफ द हिंड ब्रेन। ठीक है, फर्स्ट जो मस्तिष्क होता है, पीछे वाला मस्तिष्क, उसका भाग कौन सा है इनमें से? ठीक है, हिंड ब्रेन का यहाँ पर पार्ट कौन सा है? थैलेमस, सेरेब्लम, हाइपोथैलेमस या फिर सेरेब्रम। तो यहाँ पर आपको पता होगा, अगर आपने दिमाग मस्तिष्क के बारे में पढ़ा होगा। एक चीज़ करनी है आपको, सिर्फ क्या करना है, यहाँ पर मस्तिष्क जो है उसके पार्ट देखने हैं आपको, कौन कौन से पार्ट होते हैं और उन पार्ट्स में कौन कौन से और पार्ट भी हैं इसमें। ठीक है, यहाँ पर मस्तिष्क में वैसे हमको पता है फोर ब्रेन होता है, मिड ब्रेन होता है, हिंड ब्रेन होता है, और उसके पार्ट देखने हैं आपको। वहाँ पर से डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछ रखा आपसे, ये वाला देख लेना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होने वाला है। ये चीज़ें पढ़ के चले जाना, इन्हीं में से क्वेश्चन बनने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन सोनार्स कौन होता है वो जो कन्वर्ट्स दी अल्ट्रासोनिक वेव्स इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल विच आर अपेरेंटली इंटरप्रेटेड। सोनार में प्राश्रव्य तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है, जिनकी उचित व्याख्या की जाती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है, डिटेक्टर के द्वारा ये काम होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर यहाँ पर डिटेक्टर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखें तो ये क्वेश्चन भी आपका आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। ये भी आपका आउट ऑफ सिलेबस। ये वाला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड सीक्रेट्स ट्रिप्सिन फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। देखो, ट्रिप्सिन एक क्या होता है यहाँ पर? एंजाइम होता है। ट्रिप्सिन क्या होता है? एंजाइम होता है या हार्मोन होता है? जो भी होता है देख लेना। ट्रिप्सिन फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का जो क्या करता है यहाँ पर? डाइजेशन करता है। तो इसका क्या यहाँ पर क्या होता है? इसका सीक्रेशन कौन करता है? सीक्रेशन लीवर करता है, पेंक्रियाज करता है, बाइल डक्ट करता है या फिर किडनी करती है? तो अगर आपने ये पढ़ा होगा तो इसमें आपको पता होगा कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। जो पेंक्रियाज होता है, पेंक्रियाज क्या करता है? ट्रिप्सिन को क्या करता है यहाँ पर? सीक्रेट करता है। तो आपको एक काम और करना है कि यहाँ पर जो पाचन तंत्र है आपका, ठीक है ना, पाचन तंत्र आपको पूरा स्टडी करना है, पाचन तंत्र पूरा पढ़ना है। वहाँ पर से भी आपके पास एक क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन आपका आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू द केपलर्स लॉ ऑफ ऑर्बिट सन इज लोकेटेड एट दी। अगर बात करें केपलर के किसके लॉ ऑफ ऑर्बिट की, यानी कि कक्ष के नियम की, तो यहाँ पर वो कहता है सूर्य कहाँ पर स्थित रहता है। तो डायरेक्टली याद कर लेना आप इसको। यहाँ पर वो कहता है ये कहाँ पर रहता है? दीर्घवृत्त के फोकस पे। दीर्घवृत्त का फोकस क्या होता है? जैसे ये मेरे पास क्या है, दीर्घवृत्त है। ठीक है, दीर्घवृत्त है, तो इसका फोकस इधर कहीं फोकस रहेगा इसका। ठीक है ना, यहाँ पर फोकस रहेगा इसका। यहाँ पर बोलेगा कि सूर्य यहाँ पर स्थित रहेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। देखो, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का मतलब क्या हुआ? हैप्लॉन्टिक किस चीज़ को बोलते हैं? जो यहाँ पर डिपेंड करता है किस चीज़ पे? जिसकी लाइफ साइकिल दो क्या होती है? जिसकी लाइफ साइकिल किस चीज़ पे डिपेंड करती है? जो सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, जिसकी लाइफ साइकिल किस पे डिपेंड करती है? मोस्ट ऑफ द टाइम किस पे डिपेंड करती है? यहाँ पर सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। अगर क्या होगा, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम डिसाइड करेंगे कि इसकी लाइफ कैसे होने वाली है, तो उसको कहेंगे हम हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है इसकी। अगर यहाँ पर क्या डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ पर डिसाइड करता है इसकी लाइफ कैसे होगी, तो उसको हम कहते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किसको कहेंगे? जिसकी लाइफ साइकिल सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पर डिसाइड करेंगे। ठीक है ना, और अगर जिसकी लाइफ साइकिल को यहाँ पर डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पर डिसाइड करेगा, उसको हम डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल यहाँ पर कहने वाले हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी है। इसको डायरेक्टली याद करना पड़ेगा यार, ये तो अलग अलग पता नहीं किस किस चीज़ के, हमने तो नाम भी नहीं सुने इनके। तो बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। ये देख लेना कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या होती है और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन भी आपका हटा दिया गया है। ये वाला आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आपका, ये भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। ये वाला देखो, द प्रैक्टिस ऑफ कवरिंग बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स विद अ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ एंड रिटेन सॉइल मॉइस्चर इज कॉल्ड। तो मृदा की नमी को बनाए रखने के लिए, जो मिट्टी की नमी है उसको बनाए रखने के लिए पौधों के बीच, जो पौधे रहते हैं उनके बीच खाली जमीन रहती है जो,
उनको पुआल जैसे कार्बनिक पदार्थों की परत से ढकने की विधि को क्या कहा जाता है? ठीक है ना, तो आपने देखा होगा कि खेतों में क्या कर देते हैं, वहां पर पुआल वगैरह ऊपर से रख देते हैं जिससे क्या नमी उड़े ना वहां से। तो इस विधि को क्या कहा जाता है ये हमको बताना है। क्या उसको मल्चिंग कहा जाता है, रॉक डैम कहा जाता है, टेरेस फार्मिंग कहा जाता है, या फिर कंटूर बैरियर्स कहा जाता है? तो आपको पता होगा इसको क्या कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। इस प्रोसेस को, इस विधि को क्या कहा जाता है? इसको मल्चिंग कहा जाता है। ठीक है ना, पलवार कहते हैं, मल्चिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें अगर हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनिमल हार्मोन? देखो वही क्वेश्चन आ गया फिर से हार्मोन से रिलेटेड। तो अगर आपने पढ़े होंगे कि क्या मैंने आपको कहा था यहाँ पर कि जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं आपको सारे नाम याद रखने हैं, उससे क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर ए वाला, बी वाला और डी वाला तो तीनों के तीनों प्लांट हार्मोन है। और अगर आपको पता होगा तो एड्रेनलिन क्या होता है? एड्रेनलिन एक एनिमल हार्मोन होता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें अगर हम, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया इन रिवर गंगा? जो गंगा रिवर है हमारी, ठीक है, उसमें कॉलीफॉर्म जीवाणु का मुख्य कारण क्या है? तो आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी दिख रहा होगा, डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा डायरेक्टली। तो मानव मल का सीधा निपटान है वो कहाँ कर दिया जाता है? गंगा नदी में किया जाता है। उसकी वजह से क्या हो जाता है? वहाँ कॉलीफॉर्म जीवाणु यहाँ पर बढ़ जाता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड बाय कार्बन रिडक्शन प्रोसेस? कार्बन रिडक्शन प्रोसेस के द्वारा निष्कर्षित नहीं किया जा सकता, इनमें से कौन सा वो मेटल है? यहाँ पर आपसे मरकरी है, या फिर एल्यूमिनियम, या फिर जिंक, या फिर लेड। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी आपका है यहाँ पर राइट आंसर है। जो यहाँ पर एल्यूमिनियम मेटल होता है उसको हम कार्बन अपचयन प्रक्रिया द्वारा निष्कर्षित नहीं कर सकते हैं। अगर ये टेंथ में एक चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल वाला, उसमें ये वाला टॉपिक आपका कवर होता है। ठीक है ना, देख लेना इसको। अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पर, ये वाला क्वेश्चन भी आपका आउट ऑफ सिलेबस है। ये वाला क्वेश्चन देखो, विच अमंग द फॉलोइंग डू नॉट ऑक्सीडाइज readily at high temperatures and are commonly used in electric iron and electric toasters? इन निम्नलिखित में से कौन उच्च तापमान पर भी आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होता है, ऑक्सीडाइज नहीं होता है, और आमतौर पर इसका उपयोग विद्युत इस्त्री या विद्युत टोस्टर में किया जाता है? वो कौन है? इंसुलेटर है, एलॉयज है, या फिर कंडक्टर्स है, या फिर मेटलॉइड्स है? तो यहाँ पर अगर आपको ऑप्शन नंबर बी दिख रहा हो, जिसमें क्या ऑप्शन हमको दिया गया है एलॉयज, एलॉयज इसका राइट आंसर होता है। इसको हाई टेम्परेचर पे भी ये ऑक्सीडाइज नहीं होता है, और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? विद्युत इस्त्री और विद्युत टोस्टर में किया जाता है। ऑप्शन में भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली डू नॉट डू दी मैन बिलोंग्स? यानी कि मनुष्य निम्नलिखित में से किस कुल से संबंधित है? तो सबको पता है किससे संबंधित होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए होमिनिडी जो ऑप्शन है हमारे पास राइट आंसर है। तो यहाँ पर फैमिली कौन सी है मनुष्य की? यहाँ पर होमिनिडी यहाँ पर फैमिली है। अगला क्वेश्चन अगर बात करें यहाँ पर, व्हेन वाज दी वाटर एक्ट कम्स टू फोर्स? यानी कि वाटर यहाँ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, ठीक है, एक्ट कम्स टू फोर्स। तो जल अधिनियम कब लागू हुआ था? तो आपको इसका याद रखना है डायरेक्टली, जो 1974 है, 1974 में ये अधिनियम जो है वो पारित किया गया था। ठीक है ना, लागू हो गया था। एक्ट कम्स टू फोर्स, तो फोर्स हो गया था इसका। ठीक है, लागू हो चुका था। ये कब हो चुका था? तो 1974 में लागू हो चुका था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज यूज टू एक्सप्रेस द वेव लेंथ? वेव लेंथ, लेंथ, ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा हो? लेंथ कह रहा है। तो लेंथ की क्या होती है यहाँ पर? वेव लेंथ भी एक लेंथ ही है। तो क्या हो जाएगा लेंथ की? यहाँ पर क्या होने वाली है? इकाई, यूनिट क्या हो जाएगी? सबको पता है यहाँ पर मीटर जो है राइट आंसर हो जाएगा। लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। आसानी से कर लेंगे इसको। अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पर, विच अमंग द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल हैज़ द साइज ऑफ अबाउट 15 to 20 नैनोमीटर? 15 to 20 नैनोमीटर का साइज किस ऑर्गेनल का यहाँ पर होने, किस अंग का होने वाला है यहाँ पर? तो आपके पास चार ऑप्शन है, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी एंड राइबोसोम। तो आंसर नंबर डी इसका राइट आंसर है। राइबोसोम का जो साइज है वो होता है 15 से 20 नैनोमीटर के बीच में। और इन तीनों के साइज आपको देखने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया तो हो सकता है इस तरीके के क्वेश्चन और भी पूछे जा सकें आपसे। तो आपको क्या करना है, क्लोरोप्लास्ट का साइज भी देखना है, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया का साइज देखना है, गोल्जी बॉडी का साइज देखना है। इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या है? राइबोसोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विच टाइगर रिजर्व एसोसिएटेड टू द तवा डैम कॉन्फ्लिक्ट? तवा डैम कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर, अब यार कॉन्फ्लिक्ट एक क्वेश्चन कौन देता है यार, पागल हो रखे थे देने वाले। ठीक है, किस बाघ निजाय का संबंध है तवा बांध विवाद से है? बक्सा टाइगर रिजर्व, मानस टाइगर रिजर्व,
सतपुड़ा टाइगर रिजर्व या फिर बांदीपुर टाइगर रिजर्व। तो ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है ना, ये कुछ देने वाले क्वेश्चन है क्या। अगला क्वेश्चन देखो, हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट डिस्क्राइब्ड द न्यूक्लियस एज अ सेल ऑर्गेनेल। सबसे पहले जो केंद्रक था उसको किसने यहाँ पर बताया सेल ऑर्गेनेल के रूप में। तो यहाँ पर आपको पता होगा केंद्रक की खोज किसने की थी यार, अभी तक तो 25 बार कर लिया हम इसको। तो ये वाला यहाँ पर आंसर नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रॉबर्ट ब्राउन। अगला क्वेश्चन देखो, विच अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। प्रथम आनुवंशिक पदार्थ कौन सा है। तो आंसर नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी आपको दिया गया है। राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है उसको क्या कहा जाता है, फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर कहा जाता है, प्रथम आनुवंशिक पदार्थ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये वाला आपका आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, ये भी और ये भी। क्या है ये, चलो। वेयर इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर फाउंड। जल का ठोस रूप कहाँ पाया जाता है, जल का ठोस रूप कहाँ पाया जाएगा, जहाँ वो बर्फ रहेगा बनकर रहेगा। अबाउट सी लेवल, समुद्र स्तर से ऊपर। पोलर रीजन, ध्रुवीय क्षेत्र पर। लो एल्टीट्यूड, कम ऊंचाई पर। या फिर फ्लैट प्लेन, समतल मैदानों पर। तो कहाँ रहेगा भाई, पोलर रीजन पे ये तो बर्फ के रूप में रहेगा। ठीक है, तो बी आंसर हो जाएगा इसका। व्हाट इज द मास नंबर ऑफ एन एटम दैट हैज 4 प्रोटॉन्स 5 न्यूट्रॉन्स। तो 5 और 4 9, तो 9 इसका राइट आंसर है। देखो क्या सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड एज रियर व्यू मिरर्स इन व्हीकल्स टू फैसिलिटेट सेफ ड्राइविंग। निम्नलिखित में से किसका उपयोग सुरक्षित ड्राइविंग की सुविधा के लिए वाहनों में पश्चदर्शी दर्पण के रूप में किया जाता है। तो किसका यहाँ पर यूज किया जाता है, तो आपको याद रखना है, हम कार पे क्या करते हैं, कार चमकाने के लिए क्या करते हैं, कार पे वैक्स लगाते हैं। ठीक है, कार पे क्या लगाते हैं, वैक्स लगाते हैं। ट्रिक बता रहा हूँ ऐसे जनरली याद दिमाग में बनाने रखने के लिए आपको पेपर में। तो कार में क्या, कार क्या है हमारे पास, व्हीकल है। ठीक है, कार क्या है हमारे पास, व्हीकल है हमारे पास। ठीक है, तो कौन सी मिरर लगेगी उस पर, वैक्स दिख रहा है, तो कार पे वैक्स, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, कॉन्वेक्स मिरर। कर लोगे इसको। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। तो ये ऐसे याद रख सकते हो कि कार पे क्या करते हैं, चमकाने के लिए वैक्स लगाते हैं हम, तो कॉन्वेक्स। तो कौन सा मिरर यूज होने वाला है यहाँ पर, कॉन्वेक्स मिरर यूज होने वाला है। ठीक है, तो रिलेट करके कर लेना इसको, सिंपली हम कंफ्यूज होते रहते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन ये वाला आपका आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ अ बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट इफ अ प्लेयर थ्रोज द बॉल अपवर्ड विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 29.4 मीटर पर सेकेंड। अब एक बात समझो, किसी चीज़ को तुम ऊपर उछाल रहे हो, तो जब वो मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचेगा जहाँ, तो वहाँ उसकी स्पीड या क्या है, ये स्पीड पूछ रहे हो, वेलोसिटी। ठीक है, स्पीड वेलोसिटी जो भी है, तो वहाँ पर जाकर वो क्या हो जाएगा, वहाँ पर जाके वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है ना, तो जो मैक्सिमम पॉइंट होगा वहाँ पर उसकी वेलोसिटी क्या होने वाली है, सबको पता है क्या होने वाली है, 0 होने वाली है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वहाँ पर जाकर रुक जाएगा ना, तो मैक्सिमम पॉइंट पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। 36 के बाद अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पर, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम। संवेग की इकाई क्या है, संवेग क्या होता है, संवेग बराबर मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी होता है। क्या बतानी हमको, यूनिट बतानी है। ठीक है, यूनिट बता देंगे अगर हम, तो यहाँ पर से क्या आ जाएगा मेरे पास, इसके लिए केजी आ जाएगा, इसके लिए क्या आ जाएगा यहाँ पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहीं दिखा रहा है ऐसा, कहीं नहीं दिखा रहा है ऐसा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो कोई दिखा ही नहीं रहा। तो क्या कर लेता हूँ यहाँ पर, तो इसको समझो, इसको कैसे कर सकता हूँ मैं, एम इंटू वी अपॉन टी से मैं डिवाइड कर देता हूँ, टी से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ। ठीक है, क्या हो जाएगा, इतना हमारे पास ए आ जाएगा, तो मीटर ओ मास एंड एसेलरेशन इनटू टाइम। मास एसेलरेशन क्या होता है, फोर्स होता है, मास और एसेलरेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर फोर्स हो जाएगा, इधर टाइम बच जाएगा, टाइम का सेकेंड हो जाएगा, ये फोर्स हो जाएगा, फोर्स का क्या होता है, न्यूटन। तो न्यूटन सेकेंड कहीं दिख रहा है इसमें, यस, पहला ऑप्शन हमको दिख रहा है न्यूटन सेकेंड, तो न्यूटन सेकेंड इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना, कैसे करेंगे इसको, इस तरीके से कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए हम यहाँ पर, एन एलिमेंट कॉमन टू ऑल एसिड्स। सभी अम्लों में जो यहाँ पर कॉमन एलिमेंट होता है वो कौन होता है, तो सबको पता है एसिड में कौन सा यहाँ पर एलिमेंट रहता है, हाइड्रोजन रहता है। H प्लस आयन जो देता है उसी को तो हम एसिड कहते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होने वाला है, सभी अम्लों में पाया जाने वाला तत्व है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन आपका आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, इसको देखो। व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू
कॉन्टेक्ट विद सम अदर ऑब्जेक्ट कॉल्ड। देखो यार, ये वाला क्वेश्चन आपका आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। वैसे ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर कौन सा होने वाला है? ए होने वाला है। क्या बोल रहा है? किसी वस्तु द्वारा किसी अन्य वस्तु के संपर्क में आने पर, संपर्क में आने पर क्या हो जाएगा? संपर्क बल। खत्म बात, हटाओ इसको। ये वाला क्वेश्चन भी आपका क्या है? आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। ये वाला देखो, विच लेंस ऑफ सुटेबल पावर इज यूज टू करेक्ट द डिफेक्टिव मायोपिक आई ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो मनुष्य की दोषपूर्ण निकट दृष्टिग्रस्त आंख को ठीक करने के लिए उपयुक्त क्षमता के किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो आपको यहाँ पर याद रखना है, निकट दृष्टि दोष की बात की जाएगी तो वहाँ पर कौन सा लेंस यूज किया जाता है ठीक करने के लिए? अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस यहाँ पर यूज किया जाता है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको जो ये सारे दोष हैं, दोष सारे याद करने हैं, ठीक है। दोष के साथ साथ और क्या करना आपको याद, उसमें जो यूज होने वाला है उसका इलाज कैसे किया जाए, कौन सा लेंस उसके लिए यूज़ किया जाता है, वो चीज़ भी आपको यहाँ पर याद करनी है, ठीक है ना। तो इसको कर लेंगे, यहाँ पर से भी श्योर क्वेश्चन बनता है तो आप ऐसा कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। What is the size of the image formed by a convex mirror if the position of image formed is between the pole P and focus F behind the mirror? उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का आकार क्या होगा यदि निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे ध्रुव P और फोकस F के बीच में हो? तो मैंने आपको यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पे क्या भेजा था, कुछ इमेजेस भेजी थी। मैंने कहा था आपको ये टेबल याद कर लो, ठीक है, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन बनना ही बनना है आपके पेपर में, ठीक है। श्योर क्वेश्चन है, यहाँ पर से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो इसका आंसर मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, टेबल याद कर लेना आप। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इसके सारे क्वेश्चन यहाँ पर याद कर लेना, दोनों टेबल याद कर लेना। किसका इमेज कहाँ पर बनता है, कैसे बनता है, इसमें से श्योर है कि आपके पास क्वेश्चन आने वाला है पेपर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द IR8 हाई यील्ड वेराइटी क्रॉप डेवलप्ड इन फिलीपींस? तो फिलीपींस में विकसित IR8 उच्च उपज किस्म की फसल कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है, इसको डायरेक्टली याद करेंगे, इसमें कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज लिबरेटेड? जिसमें क्या होती है, ऊष्मा निर्मुक्त होती है। ऐसी रासायनिक क्रिया को क्या कहा जाता है? तो जिसमें हीट बाहर हो निकलेगी उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहेंगे। जिसमें हीट क्या लेगा, रिएक्शन में यूज होगी, उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे। तो यहाँ पर हीट निर्मुक्त हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बात करेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ विंड ड्यूरिंग डे टाइम? दिन के समय वायु की दिशा क्या होती है? तो दिन के समय वायु की दिशा किधर से किधर होती है? समुद्र से धरती की ओर होती है, समुद्र से धरती की ओर होती है। राइट आंसर ये है इसका। क्यों होती है तो आपको पता होगा, दिन के समय में जो समुद्र होता है वो कंपेयर किससे कंपेयर करें? अगर लैंड के साथ कंपेयर करें, ठीक है ना, धरती के साथ कंपेयर करें तो धरती क्या होती है, जल्दी गर्म हो जाती है। जल्दी गर्म होगी तो धरती के ऊपर की हवा गर्म होकर ऊपर चली जाएगी, लो प्रेशर एरिया यहाँ पर क्या बनेगा, जनरेट हो जाएगा। और फिर उधर हाई प्रेशर एरिया रहेगा समुद्र के ऊपर, तो हवा किधर से किधर बहेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया की ओर। तो किधर की तरफ आएगी हवा, तो यहाँ पर हवा बहेगी हमारी समुद्र से धरती की ओर, इसलिए इसका राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है ना। कर लेंगे इसको। अगला क्वेश्चन देखें हम। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल पाथ लेंथ? टोटल पाथ लेंथ हमारे पास ट्रेवल टू द टोटल टाइम इंटरवल है हमारे पास। और यहाँ पर बात करें हम तो क्या हो गया, टोटल क्या है, पाथ लेंथ अपॉन टोटल टाइम इंटरवल। तो क्या कहेंगे, पाथ लेंथ क्या होता है, पाथ लेंथ अपॉन इंटरवल टाइम हमारे पास क्या होता है, स्पीड होता है। टोटल पाथ लेंथ अपॉन टोटल टाइम इंटरवल हमारे पास एवरेज स्पीड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाना है। अगर क्या कह देता हो टोटल डिस्प्लेसमेंट कहता तो एवरेज वेलोसिटी हो जाती, बट अभी उसने क्या कहा है यहाँ पर, एवरेज स्पीड की बात हो रही है, टोटल पाथ लेंथ की बात की उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉलिड्स हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट? शार्प मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है कि अगर उसको हम पिघलाएं तो पूरा का पूरा ठोस उसी मेल्टिंग पॉइंट पे यहाँ पर पिघल जाएगा, ठीक है, एक ही टेम्परेचर पे पिघल जाएगा। अगर शार्प मेल्टिंग पॉइंट ना होने का मतलब क्या है कि जो हमारे पास अलग है, जो हमारे पास क्या होगा, कोई सॉलिड है तो कहीं कोई पार्ट उसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पिघल रहा है, कोई पार्ट उसका 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे पिघल रहा है, तो उसको कहेंगे हम कि वहाँ पर शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं है। बट अगर सारा पार्ट उसका किस पे, एक शार्प, जैसे मैं बोल रहा हूँ 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे पिघल जा रहा सारा पार्ट उसका, ठीक है, तो उसको यहाँ पर कहेंगे क्या कि शार्प मेल्टिंग पॉइंट है उसका। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, शार्प मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पर शो करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आउट ऑफ सिलेबस आपको क्वेश्चन है। गल्फ ऑफ कच्छ, कच्छ कहाँ है यार, गल्फ ऑफ कच्छ कहाँ है, सबको पता है गुजरात में, ठीक है ना।
बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा वैसे। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, हु अमंग द फॉलोइंग इज अ जर्मन बोटनिस्ट। जर्मन बोटनिस्ट कौन सा है, ये क्वेश्चन में आपका ड्रॉप किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वैसे इसका राइट आंसर है, ठीक है ना। तो ये वाला हमारे पास पेपर का फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया है शिफ्ट 1 का, ठीक है ना। शिफ्ट 1 कौन सा है, शिफ्ट 2 का फर्स्ट पार्ट यहाँ पर हो चुका है, ठीक है। अगले वाले लेक्चर में हम देखेंगे यहाँ पर इसका जो सेकेंड पार्ट हम कर लेंगे इसको 50 क्वेश्चन से आगे वाले, ठीक है ना। तब तक आप पढ़ते रहिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।